बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नॉवेल लेकर आए हैं जो रुके तो कोहे गिरां थे हम। इस नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नॉवेल कैसा लग रहा है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। हेलो, कैसी हो? नादिया ने बहुत दिनों बाद इसे ऑनलाइन देखा था। इसका दिल एकदम खुश हो गया। अरे वाह, ये तुम हो? नादिया की उंगलियों कीबोर्ड पर मुतहरिक हुई। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारी हमेशा से यही आदत रही है। तुम्हें नज़र के सामने मौजूद चीज़ों पर भी यकीन नहीं आता। नादिया के सामने स्क्रीन पर अल्फाज उभरे। कोई बेयकीनी है। नादिया ने लिखा, और सुनाओ हैंडसम, कैसे हो? मैं तो बड़ा ब्यूटीफुल हूँ। इसने वो जुमला लिखा जो हमेशा हाल पूछने पर इसकी तरफ से सुनने को मिलता था। अब तक तो तुम्हें किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शिरकत कर लेनी चाहिए थी। नादिया ने लिखा, ओह नहीं ना, मैं अपनी ब्यूटी की तशहीर का कायल नहीं। जवाब आया, तुम बताओ कैसी हो एलिस, और कैसा है तुम्हारा वंडरलैंड? अरे तुम्हें पता नहीं चला, मैं तो अब कब की वंडरलैंड से निकाली जा चुकी हूँ। मेरे पास तो अब सिर्फ एक लेडी बर्ड और एक भंगे के टूटे हुए पर बाकी रह गए हैं। तुम गलत कह रही हो। जवाब आया, इंसान कभी भी अपने वंडरलैंड से बाहर नहीं निकल पाता। यही तो इसकी अकलौती अय्याशी रह जाती है। तुम किसी वक्त गौर करना, तुम्हारा वंडरलैंड भी तुम्हारे इर्द गिर्द ही मौजूद होगा। अच्छा ना, ये बताओ कैसे हो और आजकल क्या कर रहे हो? नादिया ने बात बदली। आजकल वालिद मोहतरम की तवक्कात पर पूरा उतरने की कोशिश हो रही है। चक्की पीस रहा हूँ मशक़ सितम के नतीजे में। ओफो, तुम कभी संजीदा नहीं होते। नादिया ने जुमले के आखिर में गुस्से वाली शक्ल बनाई। यार, मेरा ख्याल था तुम बैनुल सतूर पढ़ने की माहिर हो। मेरी बात समझ जाओगी। गुस्सा क्यों करती हो? बात यह है कि मैं आजकल रॉयल अल्बर्ट हॉल में पियानो बजाकर दिखाने की मशक कर रहा हूँ। जब आपके आखिर में शरारत भरी शक्ल बनी हुई थी। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। नादिया बिल्कुल नाराज़ हो गई। अरे नहीं नहीं, नाराज़ मत हो मेरी गुड़िया। प्यार भरा जवाब आया। डैडी के काम से पेशावर आया हूँ। एक हमारे मेहमान हैं, मिस्टर अल्बर्ट जान। वो आजकल मुझे सबक पढ़ा रहे हैं कि मुल्क का कौन सा बार्डर, कौन सी बरामद और कैसी दरामद के लिए मौजू है। मैं सबक पढ़कर कई बार सुना भी चुका, मगर छुट्टी नहीं मिल रही जैसा कि रवायात है। बाबा, इसको छुट्टी ना मिली। जिसने सबक याद किया। नादिया को शराफत की सिखाई ये बात याद आ गई। वैसे तुम फ़र्ज़ बनता है कि तुम डैडी के इशारों पर चलो, क्योंकि तुम इस लिहाज से खुशकिस्मत हो कि अपनी औलाद में सिर्फ तुम ही को उन्होंने अपने दस्त शफ़क़त का मुस्तहिक़ जाना। हाँ भाई, ये तो है। फ़ौरन ही एतराफ़ सामने आया। अच्छा, अब तुम कैसी बताओ, कैसी हो? इसके बाद एक सवाल सामने आया। मैं ठीक हूँ, ज़िंदगी वैसी ही है जैसी मैंने तुम्हें पिछली मेल में बताई थी। मुझे सर्दी से वहशत होती थी। अल्लाह ने मुझे बर्फ़ पोश इलाक़ों में रखा। हमेशा यहाँ भी आजकल बर्फ़ के नज़ारे करती ज़िंदगी गुजार रही हूँ। यूथ हॉस्टल की ज़िंदगी बहुत उकता देने वाली है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब मेरे कोर्सेज़ मुकम्मल हों और कब मैं अपनी अगली अगली मंजिल की तरफ सफ़र इख्तियार करूँ। अगली मंजिल क्या है तुम्हारी? सवाल सामने आया। तुम्हारा वो घर जिसमें तुम्हारी बीवी की नंद बनकर खूब हुक्म चला सकूं, इसकी जान आफत में ले आऊं, जिसके नतीजे में वो आए दिन नाराज़ होकर बच्चों समेत मैके चली जाया करे। नादिया ने जवाब के अख्ताम में कह कर लगाता चेहरा बनाया। फिक्र ना करो, मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो बच्चे लेकर नहीं छोड़ कर जाया करेगी। पुप्पी जान इस जवाब के आखिर में शरारत भरा चेहरा मुँह चढ़ा रहा था। ऐसी सूरत में बच्चे तुम संभालोगे अब्बा जान? नादिया ने भी चिढ़ाने की कोशिश की, मगर इसकी बात का जवाब नहीं आया। वो ऑफलाइन हो चुका था। नादिया कुछ देर इस गुफ्तगू से महसूस होती रही और सामने रखी स्क्रीन को घूरती रही, फिर उठकर अपने लिए कॉफ़ी बनाने चलती। इस रोज़ 2 दिन के अख्ताम तक एक अजीब सी खुशी का एहसास में सरशार थी। किसी को फनकारी और फनकार का असल रूप देखना है तो पर्दे के पीछे झांके। पर्दे पर तो सब तसन्ने हैं, पर्दे के पीछे
हाँपे हुए उगताए हुए चेहरों पर पसीनों के कतरे सजाए अपनी बारी के मुंतजिर फनकार इधर उधर बैठे, कहीं लेटे हुए, कहीं पर्दे के जोर से आंखें ठिकाए नजर आएंगे। फिर पता चलेगा कि असल चेहरा क्या होता है। वो सामने दीवार पर लगे क्लॉक की सेकंड वाली सुई के साथ साथ आंखें घुमा रही थी और आवाज़ें बाज गश्त की सूरत इसके कानों से टकरा रही थी। रस्सी पर चलने का करतब 6 इंच बार पर पाँव की उंगलियों के बल खड़े होना और घूम कर हवा में कलाबाजियाँ खाते हुए वापस इसी पोजीशन में पंजों के बल बार पर आकर टिक जाना तमाशाई मबूहत हो जाते हैं। इनकी आंखें फनकारों की जुम्बिश के साथ साथ हरकत करती हैं। इनका ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह जाता है दम बखुद। और जब तमाशा ख़त्म होता है तो खुशी के आलम में तालियां बजाते हैं, पीटते हैं, सीटियां बजाते हैं, नारे लगाते हैं। कभी किसी तमाशाई ने इस फनकार के दिल पर गुजरने वाली कैफियत को सोचा है जो तमाशा दिखाने के बाद अभी भी रिंग से बाहर निकला है। एक जुम्बिश गलत, उंगली का फर्क, आंख का जरा सा चूक जाना, जहन का लम्हा भर को भटक जाना, इसे किसी हादसे से दो चार करके करा सकता है। वह तमाशा नहीं दिखाता, मौत के मुंह में खुद को डाल देता है। कभी किसी ने इस बात पर गौर किया? घड़ी की सुई 3 मिनट और आगे सरक गई। तमाशाइयों के लिए फनकार रबड़ का गुड्डा है, जिसको चाबी दे दो तो वो एक मैकेनिज्म के तहत वो सब करता है जो इनको चंद लम्हों की तफरीह मुहैया करने का बायस बनता है। एक के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, फिर 10वें तमाशे में वही फनकार नई मौत के मुंह में खुद को डालने के लिए पर्दे के आगे जाहिर और गायब होता रहता है। और इसके दिमाग में जो कीड़ा छुप कर बैठा होता है वो एक ही नारा लगाता है, इसे बुला शेरी देता है और बार बार रिंग में दाखिल करवाता है। सम मोर मनी टू नाइट। ये नारा फनकारों में हर बार मौत से बच आने के बाद नई रूह फूंकता है और वो खम ठोक कर दोबारा एक नए रूप में रिंग में दाखिल हो जाता है। कभी तारों पर चलता है, कभी शेरों और कुत्तों के साथ नित नए तमाशे करता है, कभी हाथियों पर सवार होकर हवाओं में उछलता है, कभी कीलों और सुइयों के बिस्तर पर लेटता है और कभी संदूक या अलमारी में बंद होता है। यही फनकार मुंह से आग के गोले निकालने का कर्तव्य करता है और मौत के कुएं में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी चलाता है। जस्ट टू अर्न सम मोर मनी। क्लॉक की सुइयां 5 मिनट और आगे खिसकी और घंटा मुकम्मल होने पर सीधी टिक गई। लॉक के ऊपरी हिस्से में बने रैक का दरवाज़ा खुला और नीले रंग का परिंदा फुदक कर बाहर निकला। वो लफ्ज़ों में ऐलान कर रहा था, वक्त क्या हुआ है? वक्त। सारा खान ने बेचैनी से पहलू बदला, जो कभी तो गुजरने में ही नहीं आता और कभी यूं गुजरता है कि पता तक नहीं चलता। और इसके गुजर जाने के बाद इंसान इसके छोड़े हुए खस और खाशाक चुनता रह जाता है। नीला परिंदा अपना फर्ज पूरा करके वापस अपने डब्बे में बंद हो चुका था। घड़ी की सेकंड्स वाली सुई अपने धुन में हल्की सी टिक टिक के साथ चलती जा रही थी। घड़ी की सुई अनस्थिक चलती थी और कमरे में अपनी सूरत जिंदगी की एक अलामत थी। तुम बहुत अजीब हो। इस आखिरी सोच पर सारा को साथ की कही बात याद आई। क्यों वो बेबसी से पड़ी सोचों में गुम रहती हो या कमरे के कोने खुदरों में मौजूद चीज़ों की तरजीह करती रहती हो? तुम्हारे पास टीवी है, आईपॉड है, कंप्यूटर है, वाईफाई डिवाइस मौजूद है। क्यों तुम इनमें मसरूफ़ नहीं हो जाती? इन चीज़ों के ज़रिए तुम दुनिया दरियाफ्त कर सकती हो, चीज़ों की खोज लगा सकती हो। सारा खान, दुनिया बहुत दिलचस्प है। क्यों वह ज़ाया कर रही हो? क्यों ज़िंदगी की नाकदरी कर रही हो? सारा ने एक बार फिर बेबसी से इधर उधर देखा। कमरे के दाएं बाएं दीवार पर जड़ी खिड़की के पट खुले थे और वो बेड पर लेटे लेटे इस खिड़की के पार नजर आने वाले पहाड़ों की बर्फ पोश वादियों को देख पाती थी। सारा ने महसूस किया कि इसके हाथ बेड पर बिछी चादर को अपनी गिरफ्त में जकड़ रहे हैं। चादर के बॉर्डर्स इकट्ठे होकर दाएं बाएं हाथों की गिरफ्त में आ गए थे। इस गिरफ्त को सहारा बनाकर इसने उठने के लिए जोर लगाया। दोबारा नाकाम रहने के बाद वो खुद को उठाकर बिठाने में कामयाब हो गई थी। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसने किसी बुलंद पहाड़ की चोटी सर कर ली हो।
बेड से 3 इंच के फासले पर कुर्सी रखी थी। इसने जिस्म पर पड़ी चादर समेत अपनी टांगें बेड से बाईं तरफ लटकाने की कोशिश की। बेड पर बिछी चादर इसके कोशिश में इसके जिस्म के नीचे इकट्ठी हो गई थी। जिस वक्त वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हुई, क्लॉक की सुइयों ने अगला निस्फ घंटा भी मुकम्मिल कर लिया था। नीला परिंदा फुदक कर बाहर आया और वक्त का ऐलान करने लगा। सारा ने सर उठाकर नीले परिंदे को देखा और बेख्तियार मुस्कुरा दी। वो कुछ हासिल कर लेने की मुसरत के आलम में थी। अगले निस्फ घंटे के अंदर वो कुर्सी खींच कर अपने करीब कर लेने और इस पर बैठ जाने की मंजिल पा चुकी थी। सारा को महसूस हुआ इस बार नीला परिंदा खुद भी इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, मुबारक हो, वक्त के साथ साथ तुम भी आगे बढ़ रही हो। सारा ने महसूस किया इसके अंदर कहीं से जोश उठ रहा है। इसे अपना चेहरा भी तमतमाता हुआ महसूस हो रहा था। इसने बेइख्तियार अपने चेहरे पर हाथ फेरा। इसे लगा इसकी चेहरे पर नमी थी। इसने डबडबाई हुई आंखों से खिड़की की तरफ देखा और जोर लगाकर कुर्सी को आगे घसीटा। इसके कमज़ोर जिस्म में इतना जोर लगाने की हिम्मत नहीं थी। इसके मुंह से बेइख्तियार सीमी आंटी के लिए मदद की पुकार निकलने लगी ही वाली थी, मगर इसने इस पुकार को कंट्रोल करते हुए अपने गले में दबा दिया। वो एक बल्कि एक से ज़्यादा दफ़ा कोशिश करना चाहती थी। अगली बार जब नीला परिंदा घंटे का ऐलान करने बाहर निकला, सारा खान ने अपनी कोशिश में नाकामी का एतराफ़ करती नज़रें इसकी तरफ देखा। नीला परिंदा शायद इस एतराफ़ पर दुखी हो गया। सारा को लगा जैसे वह सर झुकाकर मायूस अंदाज में वापस अपने डब्बे में बंद हो गया था। इसने बेबसी से इधर उधर देखा। इसकी नज़रें मेज़ पर रखे सेल फोन पर पड़ी, जिसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत इसे शायद ही पड़ती थी। सेल फोन पर नज़र पड़ते ही न जाने क्यों और कैसे इसके कानों में कई बार सुनी हुई आवाज़ में उभरते अल्फाज गूंजते रहे। इफ़ यू एवर फाइंड योर सेल्फ स्टक इन द मिडल ऑफ द सी। सारा ने मौसीकी की लहरों पर उभरते इन अल्फाज को महसूस किया और फिर इसके दिल ने गिना। 1 2 3 बार घंटी बजने के बाद दूसरी तरफ से इसकी पुकार वसूल कर ली गई। सुनो, तुम जहाँ भी हो फ़ौरन चले आओ। मैं चाहती हूँ तुम देखो मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ और मेरा दिल कहाँ पहुँचना चाहता है। सारा के कानों ने खुद इसके अपने मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ों को सुना और अपनी हिस्स समात पर यकीनन हैरान हुए। जबकि इसका दिल गिनती गिन रहा था 1 2 3। इसके दिल को पता था कि इससे आगे इनसे गिनने की इसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो तुमने 3 4 पेंटिंग्स बना रखी हैं, चारकोल में किस नुमाइश में क्यों नहीं रखती? शाहबानो ने इस रोज़ याद दिलाया था, जब वो इस ख्याल से झूम रही थी कि वह सैयद गांव के लोक मेले में शिरकत करने जा रही है। इसके हाथ में शाहबानों का दिया कार्ड था, जिस पर नकली हरूफ में मेले का प्रोग्राम दर्ज था। अरे यार, महानूर ने ऐसे सर झटका जैसे शाहबानो ने कोई अनोखी बात कह दी हो। क्यों भाई, क्या हुआ? शाहबानो ने हैरान होते हुए सवाल किया। मैं कौन सी कोई जानी पहचानी मुसव्विरा हूँ? महानूर ने बेचारगी का मुजाहरा किया। 3 4 पेंटिंग्स की 16 एग्जीबिशन हो नहीं सकती, और ग्रुप एग्जीबिशन में एक गुमनाम मुसव्विरा की काविश कौन रखेगा? ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। उबैद भाई नोमैड आर्ट गैलरी के सैयदपुर ब्रांच में भी असर रसूख रखते हैं। वो बता रहे थे कि सैयदपुर मेले के दिनों में नो आमोज मुसव्विरों की पेंटिंग्स की नुमाइश भी की जाएगी। इस तरह के ग्रुप इवेंट में उबैद भाई तुम्हें स्पॉन्सर कर सकते हैं। महानूर ने बेयकीनी से शाहबानों की तरफ देखा। शाहबानों ने सर हिलाकर इसे अपनी बात का यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर वो तो यूं ही सी हैं, एक आधे चेहरे की लड़की, एक दरख्त के तने पर शाखों के बजाय इंसानी चेहरा, एक रोशनी के अक्स में हाथों से बनाई छवि और एक बंद दरवाज़ा। इन पेंटिंग्स में कुछ भी तो ख़ास नहीं है। तुम्हारे उबैद भाई ने देखकर कभी स्पॉन्सर नहीं करेंगे। महानूर ने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा। क्यों नहीं करेंगे? शाहबानों ने सवाल किया। भाई, ऐसी नुमाइशों का तो मकसद ही नहीं नए टैलेंट को सामने लाना है। महानूर खामोश रही। बस तय हो गया, शाहबानों ने जैसे फैसला देते हुए कहा। हमारे साथ तुम्हारी पेंटिंग्स भी इस्लामाबाद जाएंगी।
مانور کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا، لیکن اس نے خوشی کا یہ درجہ شاہبانوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور بے نیازی سے ہاتھ میں پکڑا کارڈ پڑھنے میں مشغول ہو گئی۔ اس کی عمر ایسی تھی کہ اسے کارڈ پر لفظوں کے بجائے اپنا مستقبل نظر آنے لگا تھا۔ وہ خود اور کو مستقبل کی ایک نامور مصورہ کے روپ میں دیکھ رہی تھی۔ ختیجہ نے چیزوں سے لدی ٹرالی آگے کھسکائی اور کاؤنٹر پر بل بنوانے لگی۔ سلور گرے بالوں کا جوڑا باندھے، سادہ شلوار قمیض پر پرنٹڈ دوپٹہ اوڑھے، پاؤں میں اعلیٰ برانڈ کی چپل پہنے، اپنی سرخ و سفید رنگت کے ساتھ وہ اپنی عمر کے مطابق انتہائی گریسفل خاتون نظر آ رہی تھیں۔ کاؤنٹر پر بیٹھے اس بڑے اسٹور کے وردی پوش لڑکے نے کمپیوٹرائزڈ بل ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ ختیجہ نے گلے میں پڑی سنہری زنجیر کے ساتھ لٹکتا سنہری فریم کا نازک سا چشمہ آنکھوں سے لگایا اور بل کی تفصیلات پڑھنے لگیں۔ بل کے مندرجات پڑھتے ہوئے وہ کئی چیزوں کی قیمتوں پر اٹکیں اور کاؤنٹر والے لڑکے سے تصدیق کی کہ واقعی اس چیز کی قیمت وہی تھی جو بل پر لکھی تھی۔ میم، یہ انسانی کام ہے ہی نہیں، مشین سے نکلا ہوا بل ہے، غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، لڑکے نے انتہائی مؤدب انداز میں پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس طرح کی لش پش کے ذریعے ہی تو تم لوگ ہمارے منہ بند کر دیتے ہو، ختیجہ نے ہنس کر کہا۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ ہر چیز کی قیمت پر بحث ہوتی تھی اور کچھ پیسے تو ہر صورت کم کرا ہی لیے جاتے تھے۔ اب تم لوگ قیمتوں کے اسٹیکرز اس لیے چیزوں پر چپکا دیتے ہو کہ کوئی بولے نہ بات کرے۔ ارے نہیں نہیں میم، لڑکے نے فوراً ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ یہ اسٹیکرز اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ ایک ہی چیز کے مختلف برانڈ کی قیمتیں چیک کرنے کے بعد کسٹمر اپنی رینج کے حساب سے چیز خرید سکے۔ واہ، کیا منطق ڈھونڈی ہے، ختیجہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے جیسے کسٹمرز جو ہمیشہ ایک ہی کمپنی کی چیزیں خریدنے کے عادی ہوں، ان کے تو کسی کام کی نہیں۔ اوہ میم، اب تو برانڈ رینج اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ کسٹمر کو انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لڑکے نے مسکرا کر کہا۔ ارے چھوڑو میاں برانڈ وغیرہ کو، ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، عمروں سے بڑھتی چیزوں کے معیاری ہونے کا بھروسہ کیے ہوئے۔ ختیجہ نے کاؤنٹر پر رکھے شاپرز اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ ہمیشہ بات ایسے کرتی ہیں جیسے سدا کی گھریلو عورت ہوں جسے مرچ مسالے سے آگے کچھ پتہ نہ ہو۔ میم، آپ شہر کے اتنے بڑے اور اتنے پرانے کالج کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھیں جب آپ نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی۔ اسٹور کا مالک جو ختیجہ کے لین کا پرانا رہائشی تھا، نہ جانے کب سے ختیجہ اور کاؤنٹر پر بیٹھے لڑکے کی نوک جھونک سن رہا تھا، آگے بڑھ کر اس گفتگو میں کود پڑا۔ ختیجہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ عورت کچھ بھی بن جائے شہاب صاحب، مرچ مسالے سے اسے سدا ہی پیار رہتا ہے۔ نہیں نہیں، شہاب صاحب نے سر ہلا کر کہا، ہم نے ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو خاصی مردانہ زندگی گزارتی ہیں، نسائی سوچ سے جن کا دور دور تک واسطہ نہیں آتا، وہ نہ جانے کون ہوں گی۔ ختیجہ شاپر اٹھاتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف چل دیں۔ ہم تو ایسے نہ ہو سکے عمر بھر۔ اسٹور سے باہر نکل کر انہوں نے سامان پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں رکھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ گاڑیوں کا تو مانو دریا چل رہا ہے سڑکوں پر، رنگ برنگ۔ سروس روڈ سے مین لین میں گاڑی موڑتے ہوئے وہ سوچ رہی تھیں کہ شہر کی ایک معروف بڑی اور مصروف شاہراہ تھی جس کے دونوں جانب اونچی اونچی عمارتیں استحادہ تھیں۔ ان عمارتوں کی پیشانیوں پر خوش نما بورڈز ٹنگے تھے، جدید شاپنگ مالز، فارمیسیز، بک سٹورز، آرٹ گیلریز، شو اسٹور، ڈرگ ہاؤسز، کافی شاپس، کیفے ریسٹورینٹ۔ ان کے راستے میں ہر طرح کی عمارتیں تھیں۔ سڑک پر ٹریفک انتہائی منظم طریقے سے رواں دواں تھی۔ دو رویہ اور کشادہ سڑک کے درمیان پھولوں کے تختے تا حد نظر اپنی خوشنما بہار دکھلا رہے تھے۔ فٹ پاتھ اور سروس روڈ پر اکثر پیدل چلنے والے ادھر ادھر دھیان کیے بغیر تیزی سے چل رہے تھے، ہر ایک جیسے جلدی میں تھا۔ ان میں زیادہ تعداد طالب علموں کی تھی۔ ختیجہ یہ منظر دیکھ کر مسکرا دیں۔ اسی سڑک کے مختلف سالوں میں کتنے مختلف منظر دیکھے ہیں ان آنکھوں نے، بچپن سے لے کر اب تک کتنے دور گزرے، کیسے حالات بدلے، کتنے منظر بدلے، کتنے لوگ زندگی میں آئے اور چلے گئے۔ نہیں بدلی تو یہ سڑک نہیں بدلی، اسی طرح سکون سے اپنا سینہ کشادہ کیے کب سے لیٹی ہے۔
फ़र्क आया तो सिर्फ इतना कि पहले इसको माल रोड कहा जाता था, अब कुछ लोग इसे शाहराह कायद आज़म भी कह लेते हैं। इब्राहिम के लिए अभी कभी भी साद के मिजाज को समझना आसान काम साबित नहीं हुआ था। साद इसका प्ले ग्रुप क्लास से लेकर MBA तक क्लास फेलो रहा था। बचपन से हम प्याला और हम निवाला किस्म के दोस्त थे, मगर इस पूरे अरसे में बहुत ज़्यादा हम जहनी हम आंगी के बावजूद इब्राहिम के साथ कई बार ऐसा हुआ कि साद के मिनटों में बदलते मिजाज ने इसे चौंका दिया। ऐसा भी कई बार हुआ कि साद के बदलते मिजाज की वजह से इब्राहिम बदमज़ा हो गया, मगर इसके दिल में साद के लिए इतना प्यार और इसके साथ ताल्लुक़ की इंतहा का एहसास इतना ज़्यादा था कि वो साद को कभी ये एहसास न दिला सका कि कभी कभार वो इसके रवैये की वजह से खफगी भी महसूस करता था। और ऐसा ही इन दिनों भी हो रहा था जब साद इसे अपने साथ ऐसी जगहों पर ले जाता था जहाँ जाकर इब्राहिम का दिल मतलाने लगता था और दिमाग भिन्नाता हुआ महसूस होता था। मेरी समझ में नहीं आता आखिर तुम किस चीज़ की तलाश में हो। एक रोज़ इब्राहिम ने यह सवाल साद से कर ही दिया था। जवाब में साद ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट फेंक कर शायद इसे टालने की कोशिश की थी। नहीं, आज तुम्हें बताना ही होगा, इब्राहिम ने जिंदी अंदाज में कहा। क्यों तुम्हारी रूह इतनी बेकरार है कि किसी तरह करार ही नहीं पाती। ये अल्फाज इब्राहिम ने बेध्यानी में कहे थे, मगर कुर्सी पर झूलता साद एकदम चौंक कर सीधा हो गया था। तुमसे किसने कहा मेरी रूह बेकरार है? साद ने इससे सवाल किया था। कहना किसने है? इब्राहिम ने जमाई रोकते हुए कहा। जो तुम करते फिरते हो इसका मेरे अलावा कोई आने गवाह है ही नहीं, इसलिए मुझे खुद से ये ख्याल आया है। ये बताओ, साद ने इब्राहिम की आंखों में बराह रास्त देखते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं जुनूनी हूँ? खैर, ऐसी बात तो मेरे जहन में कभी नहीं आई तुम्हारे लिए। इब्राहिम को दोपहर के खाने के बाद नींद सी आने लगी थी। फिर तुमने ये बात क्यों की? साद के सवालात शुरू हो गए थे और इब्राहिम जानता था कि अब इसके सवालों का तसल्ली बख्श जवाब नहीं देगा, वो इसकी जान नहीं छोड़ेगा। यार, बात यह है, इब्राहिम ने जहन पर छाई नींद को झटक कर सीधे होकर बैठते हुए कहा, अगर तुम्हारे जहन में मज़हब के बारे में सब कुलबुलाते हैं तो किसी स्कॉलर के पास जाओ। कोई नफ्सियाती मसला है तो किसी साइकेट्रिस्ट से मशवरा करो। कोई फिज़िकल बीमारी है तो डॉक्टर्स बहुत। तुम किन चक्रों में पड़े हो यार? जोगी, साधु, दरवेश, पीर और इनके मुरीद तुम्हारे मसलों का, तुम्हारे सवालों का क्या जवाब देंगे? कोई तुम्हारी पुश्त पर हाथ फेर कर सब अच्छा होगा कि नवीद देता है, कोई चुटकी भर नमक चटा देता है, जाओ बच्चा रास्ते मिलेगी। कोई हैंड पंप की तरफ इशारा करता है कि इसको चलाकर जितना पानी पी सकते हो पी लो, रूह सुकून पा जाएगी। मैं समझने से कासिर हूँ कि तुम यूँ ख्वार क्यों हो रहे हो। इसी से मैंने अंदाज़ा लगाया कि तुम अंदर से बेकरार हो। ओह, साद ने सर झटक कर झुकाया और फिर सर उठाकर इब्राहिम की तरफ देखकर हंसने लगा। इसमें हंसने की क्या बात है? इब्राहिम ने सवाल किया। यार, तू मेरा इतना बड़ा राजदां है और मुझे इतना जानता है कि शायद ही मेरी कोई बात तुझसे छुपी रह गई हो। तो मैं परेशान हो गया था कि तू कह रहा है तो यकीनन मेरे साथ कोई मसला है। तो क्या तेरे साथ कोई मसला नहीं है? इब्राहिम ने हवन्नों की तरह सवाल किया। मेरा ये मसला क्या कम है कि तू मेरा इतना बड़ा जिगरी दोस्त है। मुझे तुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, फिर भी मेरे बारे में इतने गलत अंदाजे लगाता है। मेरे डैडी ठीक कहते हैं, इब्राहिम खाबे खाने वाले पहलवानों की औलाद है, इसीलिए इसके दिमाग पर भी ख्वाबों की चर्बी चढ़ चुकी है। साद ने हंसते हुए जवाब दिया। बकवास न कर, इब्राहिम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। वो तो मुझे तुम जिम खोलने की वजह से कहते हैं। मेरे पास तेरे लिए बड़ा इनकलाबी आइडिया है। साद ने इसका बिगड़ा मूड ठीक करने की खातिर कहा। क्या आइडियाज़ हैं? इब्राहिम भी पिछली बात भुलाकर मुतवज्जा हुआ। तू ऐसा कर कि एक मॉडर्न अखाड़ा बना, एक ऐसा एरिया जिसमें देसी कुश्तियों को एक नए रंग से प्रमोट किया जाए। पहलवानों की नीलामी हो, जो सबसे अच्छे पहलवान पर ज़्यादा बोली लगाए वही इस पहलवान को अपना कहने का हकदार हो। फिर इस इवेंट की इतनी तशहीर की जाए कि बड़े बड़े मेल्स की आधी से ज़्यादा ब्लैक मनी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। पहलवानों के
وہ جو ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں ان کو؟ سعد نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ ہاں جانگیے، بلکہ کچھے، وہ بڑے ڈیزائنر سے ڈیزائن کروائے جائیں، اور جو پہلوان جس اسٹیکر ہولڈر کا پٹھا ہو اسی کا پسندیدہ کچھا پہنے۔ کیسا؟ سعد نے پرجوش انداز میں ابراہیم کی طرف دیکھا۔ ابراہیم مبہوت بیٹھا ہے، اس کی بات اتنی توجہ سے سن رہا تھا کہ شاید اس ساری تفصیلات کو اپنی آنکھوں کے سامنے حقیقت کا منظر بنے فلم کی طرح چلتا دیکھ رہا تھا۔ ہوں، ابراہیم نے چونک کر سعد کی طرف دیکھا۔ جانے دے یار، وہ جیسے ہوش میں آ کر اس آئیڈیا کو ناممکن قرار دیتے ہوئے صوفے پر دراز ہو گیا۔ تو جو مرضی کرے، رہے گا بزنس مین کی اولاد، ہر جگہ ہر کام میں ہر آئیڈیا میں پیسہ انوالو کرنے والا بزنس مین، وہ 2 × 4 بنانے والا، یارٹر سسٹم شروع کرنے والا سپوت۔ اچھا، سعد نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ڈیڈی کو ضرور بتانا یہ بات۔ یار کبھی کبھار ان کا دل مجھ سے راضی ہو جانا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی کاپی ہے پہلے ہی۔ ابراہیم نے نیند سے بند ہوتی آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، لائک فادر لائک سن۔ سعد کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ اس کے سیل فون پر میسج کی ٹون بج اٹھی۔ ابراہیم نے ایک بار پھر موندی آنکھیں کھولیں اور اسے لگا کہ سعد آنے والا پیغام پڑھ کر بہت خوش اور پرجوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے سیل فون جیب میں ڈالتے ہوئے اٹھ کر ابراہیم کی طرف دیکھا۔ اچھا جگر، تجھے مرغ کڑھائیوں کا خمار چڑھا ہوا ہے، میں چلتا ہوں۔ کدھر؟ ابراہیم نے نیند سے بوجھل آواز میں پوچھا۔ ادھر ہی کہیں، سعد ہاتھ ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ابراہیم واپس نیند میں جانے لگا اور آنکھوں کے ساتھ ساتھ بند ہوتے دماغ کو ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھنے کے لیے کھولتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ سعد اس کے پوچھے سوال کا جواب نہ دینے کے لیے بات کو کتنی خوبصورتی سے گھما پھرا کر بدل گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ابراہیم کو اپنی حماقت پر غصہ آیا، دوسرے لمحے گہری نیند اس پر مکمل غلبہ پا چکی تھی۔